हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। दिस इज वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में प्यारे बच्चों हम लोगों ने 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और आज हम लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा फैमिलियर टॉपिक है। पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा डिफ्यूज़न क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो भी आज मैं पढ़ाऊंगा। तो आज हम लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। Before knowing about osmotic pressure, we must have knowledge about what is the process of osmosis and what is the process of diffusion. बेटा ये osmosis क्या होता है और ये diffusion क्या होता है, जब हम इन बातों को जान जाएंगे तो osmotic pressure को बहुत आसानी से explain कर देंगे। और by using this we can also understand about reverse osmosis। और इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, reverse osmosis क्या होता है। इन सारे प्रश्नों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है जहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे 4 टॉपिक आज के इस लेक्चर के मेन पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स की कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिनका यूज हम ऑस्मोसिस प्रोसेस में करते हैं या जिनका यूज ऑस्मोसिस प्रेशर में होता है। तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिफ्यूजन से ऑस्मोसिस कैसे डिफरेंट है, और आफ्टर दिस हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये था आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो मैं चारों टॉपिक लिख दे रहा हूँ कि भाई आज के लेक्चर में बात हमारी कहाँ तक जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में बात हमारी कहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है भाई, जो हमारी मेन हेडिंग है उसकी भी बात कर लें। मेन हेडिंग जो हमारी है प्यारे बच्चों वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये 4th नंबर की है। बेसिकली आपके सिलेबस में 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी थी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर के पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स जरूर पढ़ने होंगे, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे क्या होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस, है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है ये हम देखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है। जब हम ऑस्मोसिस जानेंगे तब हम ऑस्मोटिक प्रेशर तक पहुंचेंगे, और आफ्टर दिस हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में डिफरेंट डिफिनेशंस इसकी दी हुई है। कभी आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डिफिनेशन सेम लगती है, कभी आपको दोनों की डिफरेंट लगेगी, कभी कभी सॉल्वेंट के रेफरेंस में दे देगा, कभी सॉल्यूशन के रेफरेंस में दे देगा। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस सेशन को कम्प्लीटली देखते हो तो आफ्टर दिस सेशन you are able to differentiate what is actual meaning of diffusion and what is actual meaning of osmosis। बस आपको सब्र के साथ मेरे साथ पढ़ना होगा। लास्ट में हम एक टॉपिक और देखेंगे जिसका नाम है जनाब रिवर्स ऑस्मोसिस, और इन सबको पढ़ने के बाद हम वो ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे जिनको देखते ही हमारे दिमाग में छप जाए ऑस्मोसिस। यानी कि इसके बाद हम क्या देखेंगे, एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, और वो भी कैसे एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम अपने यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बेटा यही है हमारा आज का टॉपिक, है ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ एसपीएम। सर ये एसपीएम क्या होता है भाई, ये एसपीएम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग लगाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ टॉपिक में हमको थ्योरी लिखनी है। अगर ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस प्रेशर ऐसा कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बना तो आपको यहाँ पे थ्योरी भी देनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि हर कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में केवल रिएक्शंस पर बेस्ड हो, केवल डेरिवेशन पर बेस्ड हो। कुछ कॉन्सेप्ट के लिए हमको थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ने पड़ते हैं। भैया शब्दों पे फोकस करिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेलेक्टेड वंस, है ना, क्या कह सकते हैं, सेलेक्टेड वंस कैन पास थ्रू इट। इसका क्या मतलब है, सेलेक्टेड वंस कैन पास थ्रू इट। इसका क्या मतलब है सर, ये क्या लिखा है,
बेटा ये सेमी परमेबल का मतलब होता है केवल कुछ ही पार्टिकल, केवल कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल ही इसके थ्रू पास कर सकते हैं। एक नॉर्मल मेम्ब्रेन अगर हम लगाते हैं तो उसके थ्रू कोई भी आए कोई भी जाए, पर ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू केवल कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स ही पास कर सकते हैं, उसके थ्रू मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का सेलेक्टेड वंस कैन पास थ्रू इट, यानी कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल ही इसके थ्रू पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया वो कौन से सेलेक्टेड मॉलिक्यूल हैं, तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं। There are membrane, ये प्यारे बच्चों एक मेम्ब्रेन है। There are membrane by which solvent molecules can pass through it। ये क्या लिख रहे हैं सर? बेटा एक एक शब्दों को लिखवा रहा हूं जानबूझ के कि अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे पीपीटी नहीं लाया हूं, अगर मैं यहाँ लिखवा रहा हूं अपने नॉलेज का यूज करके, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके, तो बेटा वहां कॉपी में तुम भी लिख रहे होगे। अब आइए बात करते हैं जनाब कि सर आपने क्या लिखा। देयर आर ए मेम्ब्रेन, बेटा ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं लेकिन सॉल्यूट नहीं। सर क्या बोल रहे हैं भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल को इस पार से उस पार जाने दे, सबको ना जाने दे। और जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस से, ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो क्रॉस कर सकते हैं बेटा लेकिन सॉल्यूट नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर मेम्ब्रेन बाय व्हिच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे वाटर, बेटा क्या हो सकता है इसमें, लाइक वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसके थ्रू पास हो सकते हैं और सॉल्यूट का कोई पार्टिकल हो तो वो नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू केवल एक कुछ ही टाइप के पार्टिकल पास हो पाए, सारे नहीं। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे माइक्रो लेवल के पोर होते हैं, जैसे मान लो कि ये मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल के पोर होते हैं जिससे छोटे पार्टिकल तो क्रॉस हो जाते हैं पर बड़े पार्टिकल आते हैं तो ये भी नहीं जाने देता। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि आपने अपने घर में चाय छानी होगी, है ना। हाँ सर चाय तो बहुत पीता हूँ। तो जब आपने चाय छानी होगी तो आपने देखा होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल लाइक थे, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, जो आपको लगता था कि प्योर सॉल्यूशन है जिसमें किसी प्रकार का सॉल्यूट पार्टिकल नहीं था, वो बहुत इजीली चाय नीचे आ जाती है। और जो अदरक होती है, चाय की चाय पत्ती होती है, जो भी उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो भी आप उसमें डाले हैं, इलायची डाले हैं, ये सारी चीजें बेटा उस छन्नी में छन के ऊपर रह जाती हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी परफोरेटेड होते हैं, यहाँ भी बेटा माइक्रो लेवल के पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जिसके थ्रू कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल ही इस पार से उस पार जा सकते हैं। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और मान लो कि ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, किसके भैया, मान लो कि ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो ये बेटा एक इस पार से उस पार जा सकते हैं। रीजन ये है कि ये होल्स बहुत छोटे छोटे हैं, ये पोर बहुत माइक्रो है और ये मॉलिक्यूल भी बहुत माइक्रो है, यानी कि ये भी छोटे हैं, वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम वही बात करें, हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल थोड़ा बड़े होते हैं, यू आर नो वेरी वेल अबाउट दिस। तो भैया ये सॉल्यूट इस मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा पाएगा और ड्यू टू दिस रीजन इट्स नेम इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा यही वजह है कि इसका नाम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सॉल्यूट कांट पास, है ना, सॉल्यूट पास नहीं हो सकता। लेकिन प्यारे बच्चों वहीं पर बात करें सॉल्वेंट की, वहीं पर बात करें स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूट ही समझते हैं, बाकी जनरलाइज वे में छोटे छोटे मॉलिक्यूल जा सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं। तो ये तो हो गई बेटा कहानी किसकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी किसकी हो सकती है, तो बेटा मैं उसके बारे में भी जिक्र कर दूं कि अगर हम बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, इट कैन बी, है ना, इट कैन बी, बेटा ये हो सकते हैं एनिमल के मेम्ब्रेन भी, है ना, एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट। ये प्लांट्स के भी बहुत सारे मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं और एनिमल्स के भी, जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना केवल आर्टिफिशियली, ना केवल सिंथेटिक तौर पे बनाई जा सकती है,
बल्कि ये नेचुरली भी बनाई जा सकती है। जैसे इनकी ओरिजिन एनिमल से भी हो सकती है, इनकी ओरिजिन प्लांट से भी हो सकती है। जैसे पिग ब्लैडर का नाम आप सुने होंगे, क्या नाम सर ने बोला? पिग ब्लैडर। तो बेटा वहां से भी ये प्राप्त होती है, एनिमल है ना, पिग ब्लैडर। तो पिग ब्लैडर से भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा पार्चामेंट, है ना, क्या नाम सुना होगा? पार्चमेंट, है ना, वहां से भी ये बनती है ना, वहां से भी यूज हम कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये सिंथेटिकली भी बनाई जा सकती है, यानी कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये हमको नेचुरली भी मिलती है और नेचुरली के अलावा सिंथेटिकली भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। सिंथेटिकली मैंने आपको बताया कि एनिमल ओरिजिन से मिल सकती हैं, प्लांट ओरिजिन से मिल सकती हैं, पिग ब्लैडर जिसमें है, पार्चमेंट है। और सिंथेटिकली अगर हम इसकी बात करें तो सिंथेटिकली प्यारे बच्चों ये आयरन, सिलिकेट, निकेल, फास्फेट, फेरोसाइनाइड और सारी चीजों का प्रयोग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड अगर हम बात करें सिंथेटिकली की तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिंथेटिकली बेटा CuFe2CN6 फार्मूला एक बार मैं चेक कर लूँ जरा। Cu2FeCN6 बेटा मिस्टेक मैंने कहा, मुझे लगता है जब चेक करने चाहिए तो कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। तो बेटा ये होगा Cu2FeCN6, यानी कॉपर फेरोसाइनाइड का भी प्रयोग करके हम सिंथेटिकली पाते हैं। और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड है जिनका यूज करके हम सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं, जैसे आयरन सिलिकेट हो गया, कैल्शियम फास्फेट हो गया, कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया। इन सब का प्रयोग प्यारे बच्चों हम करते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड जिसमें यूज होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत अच्छी बन जाती है। तो तुम इसको लिख सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को सिंथेटिकली बनाने के लिए सबसे बेहतरीन केमिकल कौन सा होगा? तो कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। और नेचुरली ये पिग ब्लैडर से पाई जाती है, पार्चमेंट से पाई जाती है, एनिमल ओरिजिन भी इनकी है बेटा, प्लांट ओरिजिन भी है। उम्मीद करता हूं तुम ये समझे होगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ऐसी मेम्ब्रेन जिसके इस पार से उस पार को सिलेक्टेड पार्ट के लिए ही जा पाए। बात करें अगर हम ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं। और ये डायग्राम आप एग्जाम में दोगे जिससे बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ही रहे हो पर उसके साथ साथ बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो अच्छे नंबर नहीं पाओगे। तो कोशिश करो कि भाई आप अच्छे नंबर भी गेन करो। उम्मीद करता हूं यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अब हम चलते हैं जनाब डिफ्यूजन की दुनिया में। किसकी दुनिया में भैया? डिफ्यूजन की दुनिया में, ठीक है सर। तो चलो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो शार्ट नेम है जनाब उसे हम कहते हैं SPM। तो आगे चल के भैया SPM कहेंगे। तुम कहोगे सर SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो रही है? नहीं भैया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ओके सर, चलो आगे। तो प्यारे बच्चों जब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल सर, तो अब हम जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। और धीरे धीरे अभी आपको ले चल रहे हैं जिसका तुम्हें था इंतजार। और जब तक ये बेसिक्स नहीं पढ़ोगे कोई तुमको पढ़ा नहीं सकता बेटा, कोई नहीं पढ़ा सकता तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है सर। डिफ्यूजन क्या होता है अगर हम जनरली बात करें डिफ्यूजन का मतलब, तो तुम बस इतना जानो कि हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगा किधर बेटा? लो कंसंट्रेशन की तरफ। जिगर के टुकड़ों ध्यान से सुनना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो ऐसे मूवमेंट को चाहे वो गैस का हो चाहे वो लिक्विड का हो डिफ्यूजन कहते हैं। सर लेकिन हमने तो ऑस्मोसिस में भी यही डिफिनीशन पढ़ी। बेटा मैं कहता हूं ना कि तुम जितना पढ़े हो उसको भूल जाओ, आज से नई शुरुआत करो। गूगल केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट को डालेगा, 100% समझ में आएगा बेटा, 100%। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा जब मूवमेंट होगा किसका? गैस का, लिक्विड का। तो प्यारे बच्चों ये जो मूवमेंट है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। इसे हम क्या कहेंगे भैया? इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। अब ये किसका मूवमेंट? बेटा सॉल्वेंट का हायर, सॉल्वेंट के केस में निकालोगे तो सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का निकालोगे तो सॉल्यूट का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ रहे हो ना बात को? हाँ सर।
तुमने बेटा परफ्यूम मारा है कभी? हाँ सर, शादियों में जाता हूँ तो तैयार होके जाता हूँ, लोग देखें महकते हुए, है ना? हाँ सर। तो जब तुम परफ्यूम मारते हो तो परफ्यूम का कंसंट्रेशन जब बॉटल में रहता है बेटा तो वो ज्यादा रहता है, और जब परफ्यूम मारते हो तो फिर परफ्यूम धीरे धीरे उड़ के किसी उसके पास चला जाता है जिसके चक्कर में तुम परफ्यूम मारते हो, ठीक है? और वो महक को महसूस करता था, वाह सो एलिगेंट, है ना? तो बेटा तुम कभी इमेजिन करो कि परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा था और वो वहां गया जहां उसका कंसंट्रेशन कम था। दैट मीन्स ये डिफ्यूजन का एक बहुत सटीक एग्जांपल है, ठीक है सर? तो मेरे कहने का मतलब समझो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए तुम निकाल रहे हो उसके हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की बात करोगे। अगर तुम सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो सॉल्वेंट में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अगर तुम सॉल्यूट की बात कर रहे हो तो सॉल्यूट का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। समझने वाली बात है बेटा। और अगर किसी सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो जनरली सोल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, ना कि सॉल्वेंट। तो इस आधार पे तुमको ये समझना होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अब ये किसके लिए? अगर तुम सॉल्वेंट के लिए ले रहे हो भैया तो सॉल्वेंट के लिए, अगर तुम सॉल्यूट के लिए ले रहे हो भैया तो यही सॉल्यूट के लिए, अगर तुम सॉल्यूशन के लिए ले रहे हो तो यही सॉल्यूशन के लिए। पर याद रखना कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो सॉल्यूशन में समझाया गया है वो सॉल्यूट के रेफरेंस में लिया जाता है, और दैट इज द रीजन कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप कैसे कंफ्यूज होते हो? मैं तुमसे कहूं कि ये हमारा क्या है भैया, मैं तुमसे कहूं कि ये हमारा है सॉल्यूशन, ठीक, और ये भी हमारा है सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, मेरी गारंटी है दिमाग में सीधा घुसा दूंगा, ठीक है सर? बस आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ हायर टू लोअर जिस भी पार्टिकुलर सब्सटेंस या कंपोनेंट की बात हो उसके लिए, ठीक है सर? बस तुम दिमाग मेरे साथ स्थिर रखना, कॉन्सेप्ट को यार झक मार के तुम सीखोगे, ठीक है सर? आप इमेजिन करो कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। अब इसमें भैया कुछ ना कुछ सॉल्यूट मिला दिए, मैं केवल समझा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। सॉल्यूट इसमें भी, मान लो इसमें सॉल्यूट हमने मिलाया बेटा 20 ग्राम शुगर, क्या मिलाया? 20 ग्राम शुगर। इसमें हमने मिलाया भैया 50 ग्राम शुगर, ये भी हमारा सॉल्यूशन है, ये भी हमारा सॉल्यूशन है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज की डिफ्यूजन के केस में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती कि जो सेलेक्टेड पार्टिकल को ही जाने दे, ये कहते हैं आओ सनम जाओ सनम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, ठीक है सर? चलिए, यहां तक मामला एकदम सेट है। ये 20 ग्राम शुगर यूज करते हैं सॉल्वेंट में, ये 50 ग्राम। अब मैं पूछूं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो भैया जनरली सॉल्यूशन चैप्टर में तुम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से ही तय करते हो कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका डाइल्यूशन ज्यादा है। दैट मींस आपके हिसाब से ये वाला कंसंट्रेटेड ज्यादा आपके हिसाब से, और होना भी चाहिए अगर सॉल्यूट को रेफरेंस माने, और ये वाला होगा डाइल्यूट। अब क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि चाहे सॉल्यूशन के लिए पढ़ो, चाहे सॉल्यूट के लिए पढ़ो, चाहे सॉल्वेंट के लिए पढ़ो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है प्यारे बच्चों उसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ का कम, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। तो डिफ्यूजन लिक्विड के लिए भी अलाउ होता है, डिफ्यूजन गैसेस के लिए भी अलाउ होता है कि जहां पे गैस का अमाउंट ज्यादा है, जहां पे उसके पार्टिकल्स ज्यादा है, जहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की जो प्रोसेस है प्यारे बच्चों वो डिफ्यूजन है। आप बोलोगे सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? मैं कहता हूं रुको जरा, सब्र करो भैया। ये हो गया तुम्हारा डिफ्यूजन। अब यहाँ पे हमने सोल्यूशन का केस लिया था, इसलिए सोल्यूशन की बात कर रही। अब अगर मैं तुमको एक एग्जांपल और दूं और तुम्हारी आंखें खोल दूं कि सर ये क्या समझाना चाह रहे हैं सर, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं, तो देखो भैया मैं तुमसे कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, रुको बताता हूं क्या है। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है? ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। अभी तुम्हारा दिमाग खिल जाएगा कि सर क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है, समझ समझ के पढ़ना तो तुम्हारा दिल लग जाएगा, और अगर दिल लग गया तो पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। पता नहीं क्यों लोग बता देते हैं कि समझ समझ के पढ़ो। और ये तुम्हारा है भैया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें होगा सॉल्यूट और इसमें होगा सॉल्वेंट। अब मेरी बात को सुनना, मैं केवल सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है?
सीधी सी बात है जनाब, इसमें प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यही ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन यहाँ हाई होगा। किसका? कंसंट्रेशन हाई फॉर सॉल्वेंट, क्योंकि वहां सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है और यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन होगा, लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन फॉर सॉल्वेंट। भैया ये कंसंट्रेशन हमेशा रिस्पेक्ट में ही किसी न किसी के निकाला जाएगा, पड़ोसी के। मेरी बात को समझ गए तो भैया राम राम, नहीं समझे तो तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। तो सॉल्वेंट यहाँ प्योर था जनाब, ये प्योर सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट के लिए तो कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा हुआ, और ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट था, सॉल्यूशन था, इसमें यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का कम हुआ। अब यहाँ पे डिफ्यूजन पढ़ोगे तो ये ऐसे जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना है। अब तुम किसके रेफरेंस में ये बात कर रहे हो, क्या बात मैटर करेगी? अगर तुम सॉल्यूशन की बात करोगे, वहां रेफरेंस सॉल्यूट मानते हैं, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगा वहां से लोअर की तरफ जाएगा। अगर तुम प्यारे बच्चों सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, तो सॉल्वेंट को ही रेफरेंस मान रहे हो, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे होगा। ओवरऑल डिफ्यूजन में आप क्या समझे? किसी भी कंपोनेंट के लिए लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हायर कंसंट्रेशन से जाना ही प्यारे बच्चों डिफ्यूजन है। अब यहाँ पे कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ सॉल्यूट भी मूवमेंट करते हैं और सॉल्वेंट भी करते हैं। सॉल्यूट उधर से उधर जाएंगे जिधर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, जिधर कम है उसकी तरफ। सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे, सॉल्यूट अपने हायर कंसंट्रेशन टू अपने लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। तो पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट दिखा रहा है तो उसे हम बोलेंगे भैया ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही। तो डिफ्यूजन प्रोसेस को दिमाग में बैठा लो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फॉर एनी सब्सटेंस और ईच कंस्टिट्यूएंट्स या ईच कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन की बात करोगे तो सॉल्यूट का रेफरेंस लोगे, सॉल्वेंट की बात करोगे तो सॉल्वेंट का रेफरेंस लोगे। ओवरऑल समझना यह है, सारा खेल कंसंट्रेशन का है। हायर टू लोअर जाने की जो प्रोसेस है बेटा, ये डिफ्यूजन, इट डज नॉट नीडेड एनी मेम्ब्रेन। यहाँ पे किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है कि अब आप ये चीजें समझ चुके हो। अगर समझे हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे हो तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 बार आप ये वीडियो देखो और 100% आपके दिमाग में चीजें घुस जाए। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया क्या होता है डिफ्यूजन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के हीरो के बारे में पढ़ने, जिसका नाम भैया ऑस्मोसिस। नाम तो सुना ही होगा, हाँ सर। और जब जब इस धरती पे जिक्र होगा बेटा ऑस्मोसिस का, तब जिक्र होगा जरूर किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का, और तब जिक्र होगा जरूर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, जिसके बारे में तुमको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस समझने के लिए फिर से मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और वहां से तुमको समझाऊंगा, क्योंकि किताबों में भैया कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। गलती किताबों की नहीं है, गलती आपकी समझ की है कि आप उस लेवल तक समझ नहीं पाते, और आप कहते हो सर किताब में 4 डिफिनीशन दी हुई है। तो भैया पहले हम बना दिए क्या? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बने कुछ हो नहीं पाएगा। ये क्या है भैया? ये है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप एज्यूम करिए कि अगर हमारे पास इधर क्या है? सॉल्वेंट। क्या है बेटा? इधर क्या है? सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट कैसा है? ये प्योर है जनाब। ये सॉल्वेंट कैसा है? ये प्योर सॉल्वेंट है। मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, वही पड़ोसी की बात करें तो वहाँ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है, यानी सॉल्यूशन है। तो पहले हम यहाँ सॉल्वेंट बना ले रहे हैं। ठीक, और क्या कर रहे हैं भैया? इसमें सॉल्यूट भी है, तभी तो ये सॉल्यूशन बनेगा। हाँ सर, ये तो बात सही है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये क्या है बेटा? ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है सर, यहाँ पे हमने बनाया बेटा सॉल्वेंट प्योर है, यहाँ सॉल्यूशन है। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात करूं तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इसमें हाई है ना? हाई कंसंट्रेशन किसके लिए? फॉर सॉल्वेंट, क्योंकि भाई प्योर है तो सीधी सी बात है यहाँ हाई होगा। ठीक है, और यहाँ लो कंसंट्रेशन किसके लिए भैया? सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूशन के लिए तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, लेकिन सॉल्वेंट के लिए यहाँ लो कंसंट्रेशन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करता क्या है भैया? ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को तो पास करा देगा, लेकिन प्यारे बच्चों जब हम बात करेंगे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की तो ये कहेगा नहीं भैया हम नहीं जाने देंगे।
ये कहेंगे हम नहीं जानते। ठीक है भैया, तो हायर कंसंट्रेशन फॉर सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन फॉर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूशन। अब यहां से बात को समझने वाली बात शुरू। मैं कहता हूं जनाब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो पास कर जाएंगे, यानी कि यहां से यहां ये मॉलिक्यूल ट्रेवल कर जाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है बेटा, इसे ऑस्मोसिस कहेंगे। तुम कहोगे तो सर फिर अंतर ही क्या है? अरे रुको यार रुको, मैं हूं ना, मैं सब समझा दूंगा। है अंतर। तुम कहोगे सर यही तो डिफ्यूजन में बताया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बेटा डिफ्यूजन में किसी के, डिफ्यूजन लिक्विड भी दे सकता है, डिफ्यूजन गैस भी दे सकता है, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तुम सॉल्वेंट की बात करो, सॉल्वेंट इधर से उधर गया, तुम सॉलिड की बात की तो उधर से इधर आया, लेकिन इधर भैया एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, इधर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, उनको छानने का काम कर रही है। कह रही है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। तो डिफ्यूजन में तो दोनों तरफ आओ सनम जाओ सनम हो रहा था, पर यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहां पे कह रहा है भैया केवल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास होना है, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो पाएंगे। तो यहां से मूवमेंट इधर तो हो जाएगा, पर इधर से मूवमेंट जब इधर करने की बात आएगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं, तो भैया ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। और ये मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। याद रखना ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए बात हो रही है। ये तो हो गया सॉल्वेंट के लिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। कुछ किताबें सॉल्यूशन के लिए डेफिनेशन लिखती हैं, तो सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो वहां सॉल्यूट का रेफरेंस लिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, रिक्वेस्ट नहीं समझनी है। सॉल्यूशन के लिए बात करोगे अगर, तो यहां कंसंट्रेशन हाई है, यहां लो है ना। सॉल्यूशन के लिए अगर आप बात करोगे बेटा तो क्या है, आप देखो मैं एक ही डेफिनेशन को भैया 2-3 तरीके से बढ़ा रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए बात करोगे तो यहाँ कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ कंसंट्रेशन लो है, तो तुम कहोगे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो मूवमेंट होता है बेटा, वही क्या है? ऑस्मोसिस। भैया डायरेक्शन तो हमेशा यही रहेगी, पर डिफिनीशन बदल दो। अगर सॉल्वेंट के लिए बात करोगे तो कहोगे प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन का जो मूवमेंट है, यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे हम कहेंगे बेटा ऑस्मोसिस। और अगर यही ऑस्मोसिस की डिफिनीशन सॉल्यूशन के टर्म में देनी हो तो यहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है, तो तुम कहोगे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूशन का जो मूवमेंट हो रहा है, सॉल्यूशन के रेफरेंस में क्या बोलोगे? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है प्यारे बच्चों, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। उम्मीद करता हूं तुम समझे होगे। मैं आपको बस एक बात समझाना चाह रहा हूं कि सॉल्वेंट के लिए इधर हायर कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन टोटली डिपेंड होता है सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो यहाँ कंसंट्रेशन है, यहाँ तो है ही नहीं, मतलब एकदम लो है, लेकिन मूवमेंट तो इधर से उधर ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उधर जा सकती है, उधर के पार्टिकल इधर नहीं आ सकते। ठीक है सर, तो ऐसे में आपको यह समझना बेहद जरूरी हो गया कि सॉल्वेंट के लिए हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बात जरूर याद रखना, बिना इस पॉइंट के मेंशन करे 0 नंबर पाओगे। एंड बेटा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आप बोलोगे सर डेफिनेशन? बिल्कुल डेफिनेशन, बिल्कुल डेफिनेशन बताऊंगा और एक एक बच्चे को समझाऊंगा। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मैं यहां लिखता हूं बेटा, आपको एकदम याद कराऊंगा। द स्पॉन्टेनियस flow of solvent, the spontaneous flow of solvent through semi permeable membrane, through semi permeable membrane, है ना। इतना कौन लिखेगा सर? एसपीएम लिख दीजिए, पढ़े लिखे हैं हम। ठीक है भाई, तुम पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है। जरा आप कहते हैं स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन
इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। कुछ लोगों को हवा नहीं लगी। भैया मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने यही तो कहा जनाब कि किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करके सॉल्वेंट का फ्लो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है प्यारे बच्चों, यही क्या है? ऑस्मोसिस है। सर और ऑफिशियल डेफिनेशन दीजिए। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो फ्लो हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्यारे बच्चों, वही क्या है? ऑस्मोसिस है। वही क्या है? ऑस्मोसिस है। दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन किसका? सॉल्वेंट के थ्रू। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पर याद रखना बेटा, किसके लिए? फॉर सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर सॉल्वेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सॉल्वेंट के लिए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। कहते हो ना तीन डिफिनीशन लो भाई, तीन डिफिनीशन लो। गूगल केमिस्ट्री है बेटा, मजाक में मत लेना। तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जो मूवमेंट हो रही है बेटा, वो हमारी ऑस्मोसिस होगी। लेकिन अगर हम यही बात सॉल्यूशन के लिए करें तो डेफिनेशन बदल जाएगी। फॉर सॉल्यूशन तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी देखिएगा, और सब डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में नंबर पाओगे। सॉल्यूशन के लिए क्या है, ध्यान से देखिए। यहां सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन लोअर है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है नहीं, जहां सॉल्यूट होता है वहीं कंसंट्रेशन होता है। यहां सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस लोअर कंसंट्रेशन तो हायर कंसंट्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर सॉल्यूशन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूं तो सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन नहीं, सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चले जाएगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी अगर हम सॉल्वेंट के लिए बात करें तो सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो फ्लो हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो ऑस्मोसिस है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के लिए तो सॉल्यूशन का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है वो क्या है? ऑस्मोसिस। याद रखना इस चित्र को दिमाग में, याद रखना इन बातों को दिमाग में कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को केवल सॉल्वेंट ही भेद सकता है, सॉल्यूट नहीं। तो मूवमेंट तो सॉल्वेंट से ही सॉल्यूशन की तरफ होगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट के लिए पढ़ोगे तो हायर है, अगर सॉल्यूशन के लिए पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन लोअर है। ये बात जिसके दिमाग में आ गई वो चुटकियों में कर लेगा यार, चुटकियों में। तो यहां से हमारा क्लियर हुआ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। और यहां पे सीधे शब्दों में एक चीज देखो कि ये जितने भी मूवमेंट है बेटा ये यूनिडायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल है। वहां पे बाई डायरेक्शनल हो रहा था डिफ्यूजन में, सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ जा रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिधर सॉल्यूट जा रहा है उधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम था, ज्यादा से कम की तरफ, जिधर सॉल्वेंट जा रहा है उधर सॉल्वेंट का ज्यादा से कम की तरफ, तो दोनों तरफ अदला बदली हो रही थी। लेकिन यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू चलते बेटा जो भी मूवमेंट हो रहा है वो कहां से किधर हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। प्योर सॉल्वेंट अगर सॉल्वेंट के लिए निकालोगे तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन के लिए निकालोगे तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये बात दिमाग में रख लेना, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं कहीं लिखा है हायर टू लोअर, कहीं कहीं लिखा है लोअर टू हायर। पहले ये तो देखो किसके लिए बात हो रही है। अगर सॉल्वेंट के लिए बात हो रही है तो भी भैया तो हायर टू लोअर की बात होगी, अगर सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है तो लोअर टू हायर की बात होगी। ये बात दिमाग में बसा लो, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भैया केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही इस पार जाने देगा, इस पार सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने देगा।
तो यहां तक तो क्लियर हो गया बेटा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक, डिफ्यूजन भैया गैस और लिक्विड दोनों के लिए है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीजें और अच्छे से डालना चाहते हैं जिससे कि गलती होने की संभावना बेटा कितनी हो जाए, 0 हो जाए। कितनी हो जाए भैया, 0 हो जाए। हम ये सोच के अब आपका काम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बेटा हमने क्या क्या देख लिया, 1 मिनट के लिए हमने सबसे पहले देखा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हमने देखा डिफ्यूजन, हमने देखा ऑस्मोसिस। अब हम चलते हैं देखने डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अच्छा, आपको कुछ चित्र भी दिखा दूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये ऑस्मोसिस है, ये प्योर वाटर है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है डिफ्यूजन में। यहाँ अगर हम सॉल्वेंट के लिए बात करें तो हायर टू लोअर हो रही है, अगर सोल्यूशन के लिए बात करें तो सोल्यूशन लोअर टू हायर हो रही है। यही बात समझनी है बेटा। अगर यही बात आप समझ गए तो यार ऐसी कोई बात है ही नहीं इसमें जो तुमको ना समझ में आए। फिर यहाँ देख लो सेम चीज, वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, और यहाँ एयर मॉलिक्यूल गैस के लिए है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ अगर यही सोल्यूशन होता तो सोल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर जा रहा है, सॉल्वेंट है हायर टू लोअर जा रहा है। ये सारी बातें दिमाग में रखनी होंगी, तब जाके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चढ़ेगा। चलिए ठीक है, आप अच्छा पढ़ रहे हो। अब हम बात करते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन, किसकी बात करते हैं, डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन और एक तरफ लिखते हैं जनाब ऑस्मोसिस। बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा, नोट्स इस चैप्टर की फिनिशिंग के बाद आपको मिलेगी, तो वहां से आप लिख लीजिएगा। बस यहाँ पे समझाने का काम करूंगा कि डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक ही बात जानते हैं कि इट टेक प्लेस डायरेक्टली। इसका क्या मतलब है, इसका है मतलब, और इट टेक प्लेस बाय SPM। यहाँ पे बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये प्रोसेस होगी, यहाँ पे ये डायरेक्टली होगी, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेटा इसमें सॉल्यूट भी पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी मूवमेंट करते हैं और सॉल्वेंट के भी, क्योंकि सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन के लिए जाएगा और सॉल्यूट अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन से जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इट इन्वॉल्व ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, क्योंकि सॉल्यूट तो भैया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा ही नहीं पाएगा। तो सीधे शब्दों में यहाँ केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में दोनों होंगे। ठीक है, बात करें तीसरे डिफरेंसेस की, तो तीसरा डिफरेंसेस ये है कि मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब आप बोलोगे कि यहां भी तो वही होता, अगर सोल्यूशन के लिए बात करोगे, है ना, अगर सोल्यूशन के लिए बात करोगे तो क्या था, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर सॉल्वेंट के लिए बात करोगे तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये बात क्लियर है? ठीक है सर, हम समझ रहे हैं, सारी बातें हमको याद है। हमने यहाँ पे 3 डिफरेंस देखा। अब अगर हम बात करें बेटा डिफ्यूजन की, तो ये गैस में भी कॉमन है। हम यहाँ पे एक चौथा डिफरेंस देख सकते हैं, कॉमन फॉर गैस एज वेल एज लिक्विड। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
ओनली फॉर लिक्विड। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे 4 डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन को रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता, लेकिन ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट प्रिवेंट, it does not prevented by external pressure and it can be prevented by external pressure। बेटा इसको एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा हम इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकते हैं, लेकिन इसको नहीं रोकते। अब ये 6 पॉइंट आप लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर भी दे देगा और एग्जाम्पल डाल देना, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या है, हमने देखा डिफ्यूजन क्या है, हमने देखा दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने देखा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। अब हम ये देखने पे चलते हैं कि भैया इतनी देर से जिस बात का इंतजार कर रहे थे, टॉपिक का जो नाम था उसका तो जिक्र अभी तक हुआ ही नहीं। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। किसकी बात करेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी की बात हमको मेनली करनी थी, इसी की बात बेटा हमको करनी ही थी। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बेटा अगर नहीं आया है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेक्चर लगभग 40 मिनट का हो गया है, मैं एक बार इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ, लेकिन बैक टू बैक आप दोनों लेक्चर देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ज्यादा लंबा कर दूंगा तो तुम बोर भी हो सकते हो। पर याद रखना, बिना पिछला लेक्चर देखे, बिना ऑस्मोसिस डिफ्यूजन देखे तुम आगे मत बढ़ना, नहीं तो चीजें उड़ जाएंगी। तो चलिए नए सेशन से देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।